हेलो, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल टैप के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने जहां डिस्कस करना शुरू किया था एच पी एस पी वाई क्यू जी एस वन से रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री में जो आपके पूछे गए 2016 से लेकर 2024 तक, और अब हम 2018 में पूछे गए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ये था आपका पहला क्वेश्चन, राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन सत्य शोधक समाज। ठीक है, तो आपको सत्य शोधक समाज पर एक क्रिटिकल नोट लिखना था। ऑल दो वैसे ये पूछा गया था 4 मार्कर, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूंगा कि इसमें आपको किस तरीके से, अगर 8 मार्कर या 12 मार्कर में लिखना है तो कैसे। देखिए, सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन में सत्य शोधक समाज के बारे में बताएंगे कि इट वाज फाउंडेड बाय आचार्य ज्योतिबा फूले इन 1873 इन महाराष्ट्र। बेसिकली रीजन भी आप बताएंगे और टाइम पीरियड भी। ठीक है, और मकसद क्या था? टू चैलेंज ऑपरेशन एंड प्रमोट सोशल इक्वालिटी। ये उसमें इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही और ये एक पायनियरिंग मूवमेंट बन गया लोअर कास्ट अपलिफ्टमेंट के लिए भारतीय समाज में। इस संस्था ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और ये शायद अर्लीस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस थी जिसने दलित राइट्स के लिए या डिप्रेस्ड क्लास के राइट्स के लिए जो है वो मांग उठाना शुरू किया था। तो ये अर्लीस्ट ऑर्गेनाइजेशन में थी। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स और इंपैक्ट आप देखें तो पहली चीज, कास्ट इक्वालिटी को उन्होंने ज्यादा प्रमोट किया। उन्होंने ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को पूरे तरीके से रिजेक्ट किया, और प्रीस्टली मोनोपोली को भी रिजेक्ट किया। एजुकेशन में उन्होंने विमेन एजुकेशन के लिए जो है कहा कि विमेन एजुकेशन जो है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और ही ऑल्सो ट्राई टू अपलिफ्ट लोअर कास्ट। ठीक है, उनको भी एजुकेशन देने के लिए उन्होंने वकालत की। सोशल जस्टिस में सत्यशोधक समाज एडवोकेटेड इंटरकास्ट मैरिजेस, विडो रीमैरिज एंड डिग्निटी ऑफ लेबर। ठीक है, तो ये सब चीजें आप इसमें लिखेंगे। अब ओवरऑल अगर क्रिटिसिज्म देना, देखो आप इसको, यही जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं आप इनको एक्सपैंड भी कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा ज्यादा डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं इफ इट इज आस्क्ड इन 8 मार्कर और 12 मार्कर। ठीक है, क्रिटिसिज्म, अब इसका ओवरऑल क्रिटिसिज्म क्या है कि हमें यह पता है कि सत्यशोधक समाज वॉज फाउंड इन महाराष्ट्र, और इसने एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला था महाराष्ट्र के सोशल स्ट्रक्चर पे, महाराष्ट्र में जो है लोगों की सोच पर। और लेकिन फिर भी अगर इसका हम ओवरऑल देखें, ओवरऑल इंपैक्ट इसका पूरे देश भर में लिमिटेड था, क्योंकि इसकी रीच नहीं थी पूरे देश तक। तो रीच लिमिटेड होने की वजह से इंपैक्ट भी लिमिटेड था, और नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स के चलते जो है ये ओवरशैडोड हो गई ऑर्गेनाइजेशन, उतना ज्यादा ये इंपैक्ट नहीं डाल पाई। ये आप इसमें लिख सकते हैं। तो इसको आप इसका जो है वो क्रिटिकल जो है एक इवैल्यूएशन इसमें ये लिख सकते हैं कि इट वाज वेरी इंपैक्टफुल इन महाराष्ट्र बट नॉट इंपैक्टफुल थ्रू आउट इंडिया, क्योंकि नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स और साथ ही के साथ इसकी लिमिटेड रीच के चलते ये सब जो है वो बहुत लिमिटेड ही हो पाया। ठीक है, पर फिर भी ये मूवमेंट जो है ओवरऑल एंटी कास्ट रंग बेसिकली इसने नींव रखी। आप ये कह सकते हैं कि ये पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने डिप्रेस क्लास के राइट्स और डिप्रेस क्लास के लिए जो है वो मांग उठाना शुरू किया और उन्हें इक्वल स्टेटस दिलाने की कोशिश की समाज में। ठीक है जी, तो ये था एक। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन था, आगे क्वेश्चन था एक वर्ल्ड हिस्ट्री से, डिफाइन द टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डिस्कस क्रिटिकली सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन यहां पर। अब देखिए इसमें हम देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सबसे पहले आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रेफर्स टू व्हाट? पीरियड ऑफ रैपिड इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था। तो 18th और 19th सेंचुरी में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला। ठीक है, और शुरू कहां हुआ था? ब्रिटेन से, एंड लेटर ऑन एक्सपेंडेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ यूरोप स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, तो ब्रिटेन से बाकी के वेस्टर्न यूरोप और फिर बाकी पूरे यूरोप में फैला, और उसके बाद अमेरिका भी जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहुंचा। इसने क्या बदल के रख दिया था? इट रिप्लेस ट्रेडिशनल अग्रेरियन एंड हैंडीक्राफ्ट बेस्ड इकोनॉमीज विद मशीन ड्रिवन फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन। देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यही तो था ना कि जो खेती बाड़ी पे निर्भर जो इकोनॉमी थी ब्रिटेन की, उसको उसने पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, और अग्रेरियन इकोनॉमी थी, हैंडीक्राफ्ट बेस्ड इकोनॉमी थी, और उसको बदल दिया मशीन ड्रिवन इकोनॉमी में, फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन होने लगा। ठीक है, फंडामेंटली यूरोप की सोसाइटी को ये पूरे तरीके से बदल रख देने वाला था। ठीक है, चलो
ठीक है, आगे देखें। अब सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट देखें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कोल, आयरन, ये 3 मेन इंडस्ट्रीज थी जो बहुत तेजी से एक्सपैंड करती हैं, और प्रोडक्टिविटी और ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ता है। मतलब जहां बहुत स्लो था प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी बहुत तेज हो जाती है उस समय पर, और यूरोप एक ग्लोबल सेंटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनेंस हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमिकली बहुत रिच हो जाता है, तो फाइनेंस का भी एक सेंटर वो बन जाता है। ये बात समझो कि देखो कि एक तो क्योंकि मशीनों से उन्होंने सामान बनाया, मशीनों से उन्होंने इतनी तेजी से सामान बनाया कि प्रोडक्शन कैपेसिटी में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। जब वो किया तो उसी के बेनिफिट्स लेके उन्होंने फिर फाइनेंशियली भी अपने आप को स्ट्रांग बनाया, और फाइनेंशियल कंट्रोल भी, ग्लोबल फाइनेंशियल कंट्रोल भी बहुत हद तक उनके हाथ में चला गया। ठीक है, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल टाउन्स बने बहुत सारे, जैसे मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ये बहुत तेजी से उभरे। और लेकिन एक चीज भी इसके साथ आई, ओवरक्राउडिंग हुई शहरों में। ठीक है, पुअर लिविंग कंडीशंस देखने को मिली वर्कर्स की। ठीक है, तो ये भी कुछ खराब चीजें इसके साथ साथ होती चली गई। ठीक है, अब आगे देखो, लेबर और क्लास चेंजेस। वर्किंग क्लास जो प्रोलेटेरिएट है और कैपिटलिस्ट क्लास, ये उभरी। देखो पहले तो पीजेंट हुआ करते थे ना, ग्रामीण किसान थे जो थोड़ा बहुत हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग करते थे। अब क्योंकि शहरों में ऐसे क्लस्टर्स बन गए जहां फैक्ट्रीज थी, जहां पे मशीनें थी, वहां पे सब लोग जो है वो ज्यादा बेहतर काम की तलाश में मूव कर गए, और लेबर क्लास डेवलप हुई वहां। एक लेबर क्लास और एक उनको एम्प्लॉय करने वाले बुर्जुआजी। ठीक है, तो ये दोनों डेवलप हुए। हार्श फैक्ट्री कंडीशन जो थी उसने लेबर मूवमेंट्स और सोशलिस्ट स्ट्रक्चर को बदल के रख दिया। आगे सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो एजुकेशन जो है उसमें राइज देखने को मिला। लेबर लॉज भी आगे जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए। लेबर लॉज आप समझते हो ना, क्योंकि अगर कंडीशन शुरू में खराब थी तो लोगों ने अपने वो कंडीशन बदलने की कोशिश भी की। विमेन भी वर्कफोर्स को ज्वाइन करने लगी, और लेकिन फिर भी ओवरऑल एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस तो देखने को मिलती ही थी। तो ये देखो, हम साथ में हम जो है वो बताते भी जा रहे हैं, और साथ में उसका क्रिटिकल जो पार्ट है वो भी हम उसमें साथ में डिस्कस कर रहे हैं यहां पे हर एक में। ग्लोबल इंपैक्ट अगर देखें ओवरऑल, तो इंडस्ट्रियल पावर्स रॉ मटेरियल्स की तलाश में थी। ठीक है, तो वो उन्हें बस जो अपनी अलग अलग दुनिया के हिस्सों से रॉ मटेरियल चाहिए थे और मार्केट चाहिए थी अब्रॉड, तो इसीलिए इंपीरियलिज्म जो है वो आगे, जैसे हमने लास्ट एक जो क्वेश्चन अभी किया था कि इंपीरियलिज्म जो है ना, या एम्पायर स्प्रेड जो है वो क्यों होना शुरू हुआ था, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट थी, और इसी वजह से जो है इंपीरियलिज्म और कॉलोनियल एक्सपेंशन को बल मिला। ठीक है, तो ये सब चीजें यहां पे आप इनको पॉइंट्स बना के लिखेंगे। कंक्लूजन में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज बोथ अ ब्लेसिंग एंड अ चैलेंज। तो एक ब्लेसिंग भी था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यूरोप की इकोनॉमी को बड़ी तेजी से जो है वो बूस्ट कर रहा था, साथ ही वहां बहुत सारे चैलेंजेस भी लेके आ रहा था। लेबर के लिए जो है वो डिग्निटी खत्म हो रही थी, उसके साथ ही लिविंग कंडीशंस भी उनकी खराब हो रही थी। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन और ट्रेड, ये सब चीजें जो बेहतर हुई, लेकिन इनइक्वालिटी भी आई। बुर्जुआजी क्लास बिकमिंग वेरी रिच एंड प्रोलेटेरिएट वर्किंग क्लास बिकम वेरी पुअर। ठीक है, और लेबर, हार्श लेबर कंडीशंस, उनको बहुत ज्यादा लंबे समय तक काम कराया जाता था, और इंपीरियल एक्सप्लॉयटेशन के चलते जो है वो कॉम्प्लेक्स लेगेसी बन गई यूरोप और दुनिया के लिए ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। ठीक है जी, चलो डन। अब चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल क्या है? एग्जामिन क्रिटिकली। फिर भी देखो यहां पर ये क्या है, डायरेक्टिव, एग्जामिन क्रिटिकली महात्मा गांधी आइडियाज ऑन स्टेट, सोसाइटी एंड सर्वोदय, 3 चीजों पर। ठीक है जी, चलो देखते हैं क्या आंसर आपको लिखना चाहिए था यहां पर। देखो, फर्स्ट, महात्मा गांधी वॉज नॉट ओनली अ लीडर ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट बट अ प्रोफाउंड पॉलिटिकल थिंकर एंड सोशल रिफॉर्मर। देखो, जब हमने कहा क्या है कि 3 चीजों पे बताना है आपको, किस पे आपको बताना है? स्टेट पे, सोसाइटी पे और सर्वोदय पे। ठीक है, कि तो महात्मा गांधी ना सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर ही नहीं थे या नेशनलिस्ट लीडर नहीं थे, वो एक थिंकर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, बहुत सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स पर सोचने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, उनके आइडियाज जो यहां पूछे हम ऑन स्टेट, चाहे वो स्टेट है, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे सर्वोदय है, ये उनके विजन को दिखाता है कि उसमें ज्यादातर क्या चीजें थी विजन में उनके, कि एक फेयर,
नॉन वायलेंट और मॉरल ऑर्डर होना चाहिए सोसाइटी में, ठीक है। और इंडियन ट्रेडिशंस, रिलीजन, एथिक्स और बहुत सारी चीजों से उन्होंने इंस्पिरेशन ली, ठीक है। और बहुत हद तक वो क्रिटिक थे इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के। गांधी जी ने एक ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी जो है वो ऑफर किया वेस्टर्न मॉडल के मुकाबले। लेकिन उनके जो व्यूज हैं ओवरऑल दे अट्रैक्टेड क्रिटिसिज्म फॉर बीइंग आइडियलिस्टिक। बहुत हद तक उन्हें ये कहा जाता है कि भाई आइडियलिस्टिक है, प्रैक्टिकली फॉलो नहीं किए जा सकते, ठीक है, और इम्प्रैक्टिकल है अगर हम मॉडर्न नेशन बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो। लेकिन हम फिर भी अब उसे देखते हैं कि क्या उनके विचार थे। गांधीज आइडिया ऑन स्टेट, सोसाइटी एंड सर्वोदय। तो सबसे पहले गांधीज आइडिया ऑन स्टेट, मेन बॉडी में हम सबसे पहले इसको ही एड्रेस करेंगे, ठीक है। स्टेट यानी राज्य, सरकार, किस तरीके से मिनिमलिस्ट स्टेट होनी चाहिए। गांधी जी ट्रस्टेड अ सेंट्रलाइज स्टेट, ठीक है, डिस्ट्रस्टेड अ सेंट्रलाइज स्टेट। उनका कहना था कि भाई जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं और सारे रिसोर्सेज जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड होने चाहिए। विलेज लेवल पर लोग अपने आप अपने लिए जो है वो रिसोर्सेज जनरेट करें, किसी की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो गांधी जी सेंट्रलाइज स्टेट को तो बिल्कुल कहते थे कि इसकी तो जरूरत ही नहीं है, उसको वो डिस्ट्रस्ट करते थे, क्योंकि एक ही ग्रुप ऑफ पीपल के पास अगर पावर होगा, रिसोर्स होंगे, इकोनॉमिक कंट्रोल होगा तो वो बाकियों को एक्सप्लॉइट ही करेगा। उनके हिसाब से स्टेट सिंबलाइज्ड कोर्शन एंड वायलेंस, और ऐसी स्टेट जब पावर भी उसके पास कॉन्सेंट्रेटेड होगी तो वो वायलेंस और कोर्शन करेगी। उसके अलावा ही प्रेफर्ड डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटी। मैंने कहा था ना कि सेल्फ गवर्निंग विलेज रिपब्लिक्स को वो सपोर्ट करते थे, मतलब छोटे छोटे ग्राम जो अपने आप ही इतने आत्मनिर्भर हो कि अपने लिए जो है वो रिसोर्सेज खुद से जनरेट कर पाए, ठीक है, और अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपने न्याय व्यवस्था को खुद चला सके। इसीलिए पंचायती राज को उन्होंने जो है वो बहुत बढ़ावा देने की बात कही। नॉन वायलेंस इन पॉलिटिक्स, उनका कहना था कि जो स्टेट है उसको वो उसका जो बेसिकली जो उसका एस्पेक्ट होना चाहिए, उसको नॉन वायलेंस पर जो है वो ज्यादा फोकस रखना चाहिए। मॉरल अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है, लॉज वॉलंटरली जो है वो लोग फॉलो करें, ना कि उनके ऊपर एनफोर्स किए जाएं जबरदस्ती से, ठीक है। तो ये उनका कहना था, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म इस पे देखो साफ आपको समझ में आ जाएगा कि लोग कहते हैं कि एक स्टेटलेस सोसाइटी जिसमें एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं है, ये यूटोपियन है। मतलब ये आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हो, प्रैक्टिकली ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि सब डिसेंट्रलाइज सिस्टम में सब परफेक्टली फंक्शन करता रहेगा, ठीक है। और मॉडर्न इंडिया में आप ये समझ सकते हैं कि सेंट्रल का और एक स्टेट का फंक्शन होता है डिफेंस का, ठीक है, डेवलपमेंट का, इंटीग्रेशन का डाइवर्स कम्युनिटीज। उससे जो है वो गांधी जी का विचार थोड़ा डाइवर्जेंस पे चला जाता है, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म है इसका ओवरऑल, क्योंकि क्रिटिकली भी आपको इसकी असेसमेंट करनी थी ना, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा था एग्जामिन क्रिटिकली, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज गांधीज आइडियाज ऑन सोसाइटी। सोसाइटी पे उनके क्या विचार थे। इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो और जस्टिस, गांधी जी ने अनटचेबिलिटी जैसे आइडियाज को रिजेक्ट किया कि समाज में ये नहीं होने चाहिए। ही वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स एंड हरिजन्स, और उसके अलावा ही एम्फेसाइज डिग्निटी ऑफ लेबर एंड रूरल रिकंस्ट्रक्शन। उनका कहना था कि डिग्निटी ऑफ लेबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये उनके सोसाइटी को लेके आइडियाज थे। साथ ही विलेज सेंट्रिक विजन था उनका। उन्होंने कहा कि ग्राम जो है वो सेल्फ रिलायंट यूनिट्स होनी चाहिए, आत्मनिर्भर होने चाहिए, और एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, खादी और सिंपल लिविंग से वो चलाए जाने चाहिए, ये उनका कहना था। तो ये सोसाइटी के बारे में उनका विचार था, ठीक है। मतलब बहुत विलेज सेंट्रिक विजन उनका था। दूसरा, उसके अलावा रोल ऑफ रिलीजन, गांधी जी का कहना था कि सोसाइटी मस्ट बी रूटेड इन ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड स्पिरिचुअल वायलेंस। ये हमने एक क्वेश्चन किया था कि भाई गांधी जी के हिसाब से धर्म क्या था। गांधी जी के हिसाब से धर्म हिंदू धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या कोई और रिलीजन नहीं, फेथ नहीं, रिलीजियस फेथ नहीं, बल्कि ट्रुथ, नॉन वायलेंस, स्पिरिचुअलिटी, ये उनके हिसाब से रिलीजन था, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि रिलीजन इज अ मॉरल फोर्स नॉट सेक्टेरियनिज्म, यानी कि वो एक मॉरल फोर्स है जिसके जरिए लोगों को अच्छे नित्य कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इसीलिए रिलीजन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स में भी और सोसाइटी के लिए भी। क्रिटिसिज्म ओवरऑल देखें तो उन्होंने जब हिज ग्लोरिफिकेशन ऑफ विलेजेस हैज बीन क्रिटिसाइज्ड एज रोमांटिक एंड बैकवर्ड लुकिंग, ठीक है। तो वो जब ग्राम को कहते हैं कि ग्राम को हम आदर्श ग्राम बनाएंगे और वहां पर सब व्यवस्था होगी, तो
इसको जो है वैसे देखा जाता है कि ये सिर्फ रोमांटिसाइज किया जा रहा है, प्रैक्टिकल नहीं है। अंबेडकर कहते थे कि विलेजेस आर द सेंटर्स ऑफ कास्ट ऑपरेशन, जहां पर जातिगत व्यवस्था सबसे खराब है, जहां पर निचली जातियों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, तो इसीलिए ये व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अंबेडकर ने खास तौर पे गांधी जी के इसी विचार को क्रिटिसाइज किया। ठीक है, उसके अलावा गांधी आइडिया ऑफ सर्वोदय, गांधी जी ने पहली बात तो सर्वोदय जो आइडिया है यानी सभी का उदय, इसे पैराफ्रेज किया था जो जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट से। ठीक है, सर्वोदय मतलब अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, ये आप कह सकते हैं, तो या वेलफेयर ऑफ ऑल। गांधी जी ने इसको, इस प्रिंसिपल को कहा कि ये पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और सोशल रिफॉर्म सब में जो है अप्लाई किया जाना चाहिए, ताकि सबसे पिछड़ा, सबसे निचला वर्ग उसका जो है वो उदय हो सके हमारे समाज में। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ सर्वोदय, उनका एक आइडिया इसको लेकर था कि ट्रस्टीशिप का फिनोमिना फॉलो किया जाना चाहिए, यानी कि जो कैपिटलिस्ट है उसको एक केयरटेकर बन के रहना चाहिए उन लोगों के बिहाफ पे जिन लोगों के जरिए उसने वेल्थ कमाई है, और उनको ये साथ अपनी वेल्थ शेयरिंग भी करनी चाहिए। ठीक है, ताकि सोसाइटी में ओवरऑल गुड अचीव किया जा सके। उन्होंने कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन और मार्क्सिस्ट क्लास कॉन्फ्लिक्ट दोनों को ही जो है वो नकार दिया। नॉन वायलेंस एंड कॉपरेशन, सर्वोदय जो था उनका आइडिया, इसका बेसिक जो विचार था कॉपरेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट, और ये आइडिया जो था बेसिकली इसमें मकसद था कि सबसे निचले, सबसे पिछड़े हुए व्यक्ति को भी उबारा जाए, अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकेस्ट। ठीक है, ओवरऑल क्रिटिसिज्म इसका क्या है कि ट्रस्टीशिप जो है डिपेंड्स ऑन वॉलंटरी मॉरल एक्शन बाय द रिच। अब ट्रस्टीशिप अगर आपने किसी को ये कहा है तो इसके ऊपर कोई जो है वो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आ जाती, ये सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन है, और उसमें भी अगर कोई व्यक्ति नहीं फॉलो करता है तो उसके लिए कोई वे आउट नहीं है। ठीक है, तो और अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो देन अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल विल बी सफरर, जो कैपिटलिस्ट के अंडर दबे हैं, और अगर ट्रस्टीशिप के आइडिया को कैपिटलिस्ट फॉलो नहीं कर रहा है देन उसको एनफोर्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ओवरऑल क्रिटिसिज्म है। ठीक है, तो गांधी जी का जो ओवरऑल कंक्लूजन देखे तो हम, विजन ऑफ स्टेट, सोसाइटी एंड सर्वोदय मॉरल, नॉन वायलेंट और इगैलिटेरियन ऑर्डर पर आधारित है। बेसिकली वो चाहते थे इक्वालिटी जो है वो इस समाज में आनी चाहिए, और इंडियन ट्रेडिशंस के हिसाब से उन्होंने अपनी इन सारे आइडियाज को बनाया, जो इंडियन रिलीजन से, जैसे जैन धर्म से उन्होंने अहिंसा या जैसी चीजें सीखी हैं। ठीक है, और यूनिवर्सल एथिक्स बेसिकली जो दुनिया भर में फॉलो किए जाते हैं उनको उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स में इन रूट किया था। ठीक है, तो उनके जो आइडियाज हैं वो आप ये कह सकते हैं कि दे आर वेरी लाइक, आप ये कह सकते हैं कि वेरी मच क्रिटिसाइज्ड इन टुडेज वर्ल्ड, बट इफ फॉलोड दे कैन प्रोड्यूस रिजल्ट्स। और ये भी हम कह सकते हैं कि तो उनके जो आइडिया ऑफ स्टेट, सोसाइटी और सर्वोदय थे तो वो डिबेटेबल है, पर फिर भी दे आर प्रैक्टिकल ऑल्सो टू एन एक्सटेंट। ठीक है, तो जैसे डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो वो प्रैक्टिकली लोगों को काम देने की बात कर रहे थे, और लोगों को आर्थिकली मजबूत, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की बात कर रहे थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं 2019 के क्वेश्चंस पे। ठीक है, डिस्क्राइब द मेन प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये था एक क्वेश्चन, इसको आपको कैसे आंसर करना चाहिए था। देखो पहली बात तो सिंपल देख लें इसको, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ये इट वाज पास जस्ट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। इंट्रोडक्शन आपको ऐसे देना है, और फिर इट मार्क द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट स्टार्टेड द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। डायरेक्ट कंट्रोल उसका स्थापित हो गया भारत पर और इंडियन टेरिटरीज पर। ठीक है, चलो अब मेन प्रोविजंस क्या थे। प्रोविजंस इसमें सबसे पहला, ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय। ये तो बहुत आसान है ना, मतलब ये तो इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर अबॉलिश्ड। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हटा दिए गए थे। इंस्टेड अब क्वीन के बिहाफ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हु विल बी टेकिंग ऑल द डिसीजंस फॉर इंडिया। ठीक है, तो वो होंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो और साथ ही एंड वाज अपॉइंटेड इन लंदन विद अ 15 मेंबर काउंसिल। तो मतलब अब एक 15 मेंबर की काउंसिल और उसके ऊपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जो भारत के लिए सारी डिसीजन मेकिंग करेंगे। क्राउन जो है वो उसके पास
क्राउन अज्यूम्ड सोवेरेनिटी ओवर इंडियन टेरिटरीज, क्राउन को पूरी सोवेरेनिटी हासिल हो गई इंडियन टेरिटरीज के ऊपर, ठीक है। और पॉलिसीज जो थी वो कुछ ऐसी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कि दे वांटेड टू इंश्योर लॉयल्टी ऑफ इंडियन प्रिंसेस एंड नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ये सब जो है उसके मेन प्रोविजंस थे। तो वो चाहते थे कि भाई जितने भी प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर हैं वो लॉयल्टी शो करें ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति। और एक और चीज उन्होंने कही कि वी विल नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और साथ ही एक चीज और कही थी कि क्वीन एंड द क्राउन हैज नो टेरिटोरियल एम, मतलब कोई टेरिटोरियल एम नहीं है, जिसकी वजह से 1857 जो रिवोल्ट हुआ था उसमें जो रूलर्स जो किसी वजह से नाराज थे वो सब जो है उनकी नाराजगी की झटके में दूर हो गई जब अनाउंसमेंट हुई कि वी हैव नो टेरिटोरियल एम बट वी हैव अ एम टू एस्टैब्लिश पैरामाउंटसी ओवर ऑल द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो ये उसमें था, ठीक है जी। तो ये आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, इसको पॉइंटर्स में बना सकते हैं, 8 मार्कर में भी पूछे तो इनको थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द लेजिस्लेटिव मेजर adopted by British in area of social reform in India during 19th century, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं मतलब क्या है कि क्वेश्चन था डिस्क्राइब द लेजिस्लेटिव मेजर्स अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश इन द एरिया ऑफ सोशल रिफॉर्म इन इंडिया ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। अब इसका देखो कि सबसे पहले ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अगर उसकी बात करें तो पास सेवरल सोशल रिफॉर्म लेजिस्लेशंस, मतलब ऐसे बहुत सारे कानून आए जिसके जरिए बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स करने की ब्रिटिश सरकार ने कोशिश की, ठीक है। और बहुत बार ये इन्फ्लुएंस थे इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स से, जैसे राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, और ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न जो ब्रिटिश जो है वो लोगों के थे, उसके चलते ये सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। और ये रिफॉर्म्स इनका मकसद था सोशल इविल्स जो है वो भारतीय समाज से खत्म किए जाएं और इंडियन सोसाइटी को मॉडर्नाइज किया जाए, तो इसलिए लाए गए थे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ठीक है। अब क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में क्या है, लेजिस्लेटिव मेजर्स अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश इन एरिया ऑफ सोशल रिफॉर्म। अब उनके देखो मतलब जितने भी कानून लाए गए इन मैटर ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, वो आपको जो है वो पूरा डिस्कशन यहां पे करना है कि वो पहले तो हमने बता दिया वो क्यों लाए गए थे, क्या रीजन थे, ठीक है। अब हम उसको डिस्कस करेंगे। देखो कौन कौन से लेजिस्लेटिव मेजर्स लाए गए थे। सबसे पहले 1829 बेंटिक के समय पर अबॉलिशन ऑफ सती, जिसमें इनह्यूमन प्रैक्टिस थी, जो विडोज को जला दिया जाता था, वो बैन कर दी गई। सप्रेशन ऑफ ठगी, एक समाज में एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि ठगों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए जो है वो भी प्रयास किए विलियम स्लीमन जैसे ऑफिशियल्स ने विलियम बेंटिक के टेन्योर में। उसके अलावा फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रोहिबिशन, ठीक है, 1834 और 1870 में ऐसे लॉज लाए गए जिससे गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है वो इंश्योर की गई, ठीक है। और उसके अलावा हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट 1856 जो ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से आए थे, तो विडो रीमैरेज को लीगल बनवाया गया इसके जरिए, ठीक है। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891, इसने मिनिमम एज ऑफ कॉन्सेंट फॉर गर्ल्स जो 10 साल थी उसके 12 साल तक कर दिया, ताकि बहुत छोटी उम्र में बच्चियां जो हैं वो विवाहित ना हो जाएं और उनको गर्भवती ना होना पड़े, ठीक है। उसके अलावा अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, दास प्रथा को भी 1843 में समाप्त किया गया था, ठीक है। तो ये सारे लेजिस्लेटिव मेजर्स उनके द्वारा लिए गए थे, ठीक है। तो अब यही हमें जो है यहाँ पे करना था। तो अब ऑल्दो हमने बताया कि उसके पीछे रीजन क्या थे। एक तो ब्रिटेन में लोग जो हैं वो इंडिया की सोशल व्यवस्था से को लेके ह्यूमैनिटेरियन उनके कुछ आइडियाज थे कि दीज आर रॉन्ग थिंग्स और इविल थिंग्स दैट नीड टू बी रिफॉर्म। ऊपर से कुछ इंडियन रिफॉर्मर्स ने भी उसके लिए जोर लगाया और इसकी वजह से ये सब कुछ हमें देखने को मिला। तो ये मेजर्स जो बेसिकली ब्रिटिश सरकार के द्वारा लिए गए, तो उसमें ये सोशल चेंज लाने की कोशिश थी और एक बेस भी बना हमारे सामाजिक बदलाव के लिए, ठीक है। ऑल्दो लिमिटेड थे ये स्कोप में, क्योंकि इतना ज्यादा प्रैक्टिकल उसका एप्लीकेशन नहीं देखने को मिला। आज भी ये इविल्स काफी हद तक इसमें से काफी इविल्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं, पर फिर भी इसमें इंडियन रिफॉर्मिस्ट इनिशिएटिव देखने को मिले।
ब्रिटिश ने अपनी लीगल अथॉरिटी का यूज किया 19th सेंचुरी में, और इससे बहुत हद तक जो रूटेड ट्रेडिशनल बिलीफ्स थे उनको बदलने की और कोशिश की गई, और इसने आगे के फ्यूचर मूवमेंट्स को भी इंस्पायर किया। ठीक है, चाहे वो वुमेन राइट्स के लिए हो, चाहे सोशल जस्टिस के लिए हो, तो ये आप इसमें कंक्लूजन में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन राइज एंड ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म इन यूरोप। ठीक है, अब क्रिटिकल नोट लिखना है आपको राइज एंड ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म पर यूरोप में। ठीक है, तो कैपिटलिज्म की शुरुआत वेस्टर्न आइडिया ही है, ये तो हमें पता ही है। चलो, कैपिटलिस्टिक आइडिया। अब कैपिटलिज्म इन यूरोप स्टार्ट हम ऐसे करते हैं, was developed gradually from decline of feudalism to the rise of industrial society। तो कैपिटलिज्म सीधा कैपिटलिस्ट या बुर्जुआजी ये कैसे उभरने शुरू हुए? फ्यूडलिज्म जो था ना, वो तो यूरोप में अंत हुआ, फ्यूडल लॉर्ड्स का खात्मा हुआ, जो किसानों की लाइफ को जो है वो बहुत हद तक कंट्रोल करते थे, पीजेंट्स की लाइफ को यूरोप में। बट क्योंकि एक बड़ा बदलाव आया यूरोप की सोसाइटी में, फ्यूडल लॉर्ड्स के लिए काम करने के लिए किसान बचे ही नहीं, ज्यादातर किसान चले गए फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, शहरों में, अर्बन सेंटर्स में। ठीक है, और इट वाज मार्क्ड बाय प्राइवेट ओनरशिप, प्रॉफिट ओरिएंटेशन एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब देखो, ऑब्वियसली प्राइवेट ओनरशिप थी ज्यादातर फैक्ट्रीज की, प्रॉफिट ओरिएंटेशन था फैक्ट्री ओनर्स का, और कॉम्पिटिटिव मार्केट के चलते उन्होंने ऐसी एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस शुरू की, ज्यादा वर्किंग आवर्स, और जो ना अच्छा एनवायरनमेंट दिया, ना जो ऐसे लेबर के लिए जो है वो राइट्स इंश्योर किए गए, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसने इनोवेशन और ग्रोथ को तो बहुत बढ़ावा दिया, क्योंकि प्रॉफिट्स अगर चाहिए थे कैपिटलिस्ट को, तो उन्होंने बहुत सारे इनोवेशंस किए, ऐसी सी मशीनरी बनाई जिससे बहुत तेजी से प्रोडक्शन हो, ज्यादा प्रोडक्शन हो, बहुत बेहतर चीजें उन्होंने की। लेकिन इसने सोशल इनइक्वालिटीज भी क्रिएट की, रिच बिकेम मोर रिच एंड पुअर बिकेम पुअरर। ठीक है, और एक्सप्लॉयटेटिव स्ट्रक्चर्स बना दिए। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं, तो कैपिटलिज्म के बारे में हम क्रिटिकल नोट लिख रहे हैं। तो अगर हमने इसको बता दिया कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन था फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी से कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की तरफ, या कैपिटलिस्ट डोमिनेंट सोसाइटी की तरफ। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि राइज एंड ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म, अब हम ये देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट वही है कि डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। एक तो कुछ बीमारियां फैली थी यूरोप में, जैसे ब्लैक डेथ, इसने यूरोप की पॉपुलेशन को रिड्यूस करके रख दिया, एंड लेबर सप्लाई वीकनिंग, मेनोरियल कंट्रोल। ठीक है, और पीजेंट डिमांडेड वेजेस, किसान अब वेजेस मांगने लगे थे, और ये मांगने लगे थे कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने दिया जाए, उनके जीवन को इस तरीके से कंट्रोल ना किया जाए। ठीक है, और इससे मनी बेस्ड इकोनॉमी जो है वो बननी शुरू हुई, क्योंकि वेजेस वो मांगने लगे थे। टाउन्स ट्रेड और क्राफ्ट का सेंटर बनने लगे, और इससे फ्यूडल डिपेंडेंस खत्म होने लगी। ठीक है, कमर्शियल एक्सपेंशन अगर ओवरऑल देखें हम, तो रिनाइजेंस आइडियल्स जो थे उसने एंटरप्राइजेस को जो है वो आगे बढ़ने के लिए जो है प्रेरित किया, और साथ ही सेकुलर थिंकिंग भी आई। ठीक है, कुछ डिस्कवरीज थी जैसे कोलंबस और वास्को डी गामा की, उसने कई नए ट्रेड रूट्स खोल दिए, और इन्फ्लक्स ऑफ बिलियन फ्रॉम अमेरिका कॉज्ड प्राइस रेवोल्यूशन। अब देखो, अमेरिका से जो भी पैसा आ रहा था या फिर जो भी रॉ मटेरियल आ रहा था, उसने प्राइस रेवोल्यूशन जो वो लेकर आ गया, और मार्केट्स को और नए तरीके से उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, अब स्टेट सपोर्ट एंड मर्चेंटलिज्म, कैपिटलिस्टिक सिस्टम में स्टेट सपोर्ट ने क्या रोल प्ले किया। ठीक है, तो नेशन स्टेट्स जैसे इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, इन्होंने ओवरसीज ट्रेड को बहुत बढ़ावा दिया, जिससे जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को ग्रो करने का मौका मिला और कैपिटल गेन्स हासिल करने का मौका मिला। मर्चेंटलिज्म एम्फेसाइज एक्यूमुलेशन ऑफ प्रेशियस मेटल्स, अब इसके जरिए वो प्रेशियस मेटल दुनिया भर के जो है वो अक्वायर कर पाए या एक्यूमुलेट कर पाए। टैरिफ्स और मोनोपोली जो कंपनियों को मिली, उसके चलते वो ज्यादा वेल्थ क्रिएशन कर पाए और स्ट्रॉन्ग जो है वो होते चले गए। ठीक है, और इससे वेल्थ जनरेशन हुई, पर दिस रिस्ट्रिक्टेड फ्री कंपटीशन, मतलब जो फ्री कंपटीशन हुआ था ना, तो मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस की वजह से वो कमजोर पड़ गया। ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम देखें तो साइंटिफिक एडवांसेस देखने को मिले, रैशनलिज्म देखने को मिला। ठीक है, और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था 18th और 19th सेंचुरी का, इसने मर्चेंटाइल से
इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की तरफ एक नया कदम रख दिया था। तो बेसिकली जब इंडस्ट्रीज बनने लगी, इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो कैपिटलिस्ट जो है उनको गेन हो रहा था उसमें, और वो जो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटाइटी की तरह बनते जा रहे थे। फैक्ट्रीज, कोल और स्टीम पावर जो है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑन मैसिव स्केल। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस देखें अगर हम अब इसके तो क्या थे कि अर्बनाइजेशन और वेज लेबर जो है उसने बुर्जुआजी डोमिनेटेड ऑर्डर एस्टैब्लिश कर दिया। बुर्जुआजी या कैपिटलिस्ट बहुत ज्यादा जो है वो वेल्दी हो गया, और लेबर को उन्होंने बहुत कम वेजेस जो है वो देने शुरू कर दिए, ठीक है। और अर्बनाइजेशन होने की वजह से अब कोई ऑप्शन भी नहीं था कि शहर में आकर रहने वाला पीजेंट अपनी उस पुरानी वापस लाइफ में चला जाए, ठीक है। इनइक्वालिटीज बढ़ती चली गई, हार्श वर्किंग कंडीशंस बढ़ी, और वर्कर्स की और कॉलोनीज में भी जो एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिली। मार्क्स और एंजल्स दोनों ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म जो है ना वो एक्सप्लॉयटेशन के लिए बेसिकली जिम्मेदार है और क्लास कॉन्फ्लिक्ट के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ओवरऑल देखें तो कैपिटलिज्म ने इनोवेशन, हाँ एक पॉजिटिव साइड है कि उसने इनोवेशन तो बहुत ज्यादा उसको बढ़ावा दिया, और पर कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन भी उतना ही देखने को मिला हमें, और दास प्रथा को भी, स्लेवरी को भी ज्यादा बल मिला इसकी वजह से, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की कैपिटलिस्ट ने। और इसने अपॉर्चुनिटीज बनाई फॉर वेल्थ क्रिएशन, पर डिसरप्ट कर दिया ट्रेडिशनल यूरोपियन सोसाइटी को, और आउटसाइड जो भी कॉलोनीज डिपेंडेंट थी वहां की सोसाइटीज को भी, और प्रॉफिट मोटिव ज्यादातर एथिकल और ह्यूमन कंसर्न से ऊपर चला गया, ठीक है। तो कंक्लूजन, कैपिटलिज्म का राइज बेसिकली उसकी वजह से क्या देखने को मिला? डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। ओवरसीज ट्रेड देखने को मिला, मर्चेंटलिस्ट पॉलिसीज और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिला, इकोनॉमिक डायनेमिज्म आया पर इनइक्वालिटी भी आई, कॉलोनियलिज्म भी आया, और साथ ही क्लास डिविजन्स भी देखने को मिली, और इसने पूरे ग्लोबल सिस्टम को, यूरोप के जो सोसाइटल सिस्टम को और यूरोप और पूरे ग्लोबल सिस्टम को बदल के रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज 2020 के सवाल देख लेते हैं जल्दी से। हाईलाइट द सोशल कंट्रीब्यूशन ऑफ बहराम जी मलाबारी, ठीक है। बहराम जी मलाबारी, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसमें एक पर्सनालिटी के बारे में पूछा गया। बहराम जी मलाबारी 1853 से 1912 तक जीवित थे, एक पारसी रिफॉर्मर और जर्नलिस्ट थे, और एक लीडिंग वॉइस थे सोशल रिफॉर्म के मामलों में 19वीं शताब्दी में। इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया, और इन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू जो है वो कई सोशल इविल्स को उजागर करने की कोशिश की, और अपने एक्टिविज्म के थ्रू, ठीक है। अब देखो क्या क्या, एक बार आ जाते हैं। मेजर कंट्रीब्यूशंस, इन्होंने एक कैंपेन शुरू किया चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, ठीक है। तो उनके जो पैम्फलेट्स थे, जैसे नोट्स ऑन इन्फेंट मैरिज एंड एनफोर्स्ड विडोहुड 1884, इसने जो बुरी हालत थी जो चाइल्ड ब्राइड्स की, यानी ऐसी लड़कियों की जिनकी बहुत कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था, उसको बहुत हद तक जो है वो लोगों के सामने लाया कि भाई ये क्या हमारे समाज में हो रहा है और क्या हमारे बच्चियों को फेस करना पड़ रहा है। तो ये उन्होंने सबसे पहले चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट एक कैंपेन खोला था, और उसमें उनके पैम्फलेट्स का बहुत बड़ा रोल था जिसने लोगों में जागरूकता फैलाई। विडो रीमैरिज के लिए उन्होंने स्ट्रांगली विडोज के इस राइट का समर्थन किया, और विडोहुड को पूरे तरीके से कंडेम किया कि इस तरीके का जीवन जो है वो किसी भी ह्यूमन के लिए डिग्निफाइड नहीं है, और ज्यादा जो है इसको जल्दी से बदल देना चाहिए, ठीक है। लेजिस्लेशन, कानून पर भी उनका असर देखने को मिला जब एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 आई, ठीक है। और इसी की वजह से जो चाइल्ड मैरिज के लिए जो एज थी मिनिमम 10 से 12 कर दी गई, ताकि जो है वो किसी हद तक जो है वो जो फीमेल चाइल्ड हेल्थ है वो इन्फ्लुएंस ना हो और ज्यादा बेहतर उनके लिए लाइफ हो। तो उसके लिए ये लेजिस्लेशन भी उनकी वजह से ही आया। जर्नलिज्म में उनका रोल, वो एडिटर थे इंडियन स्पेक्टेटर के, उन्होंने प्रेस का यूज किया टू स्प्रेड रिफॉर्मिस्ट आइडियाज। और विमेन एजुकेशन के लिए भी उन्होंने ये कहा कि विमेन शुड बी एजुकेटेड, और उन्होंने रैशनलिज्म को इसके जरिए प्रमोट किया। और ऑर्थोडॉक्स रेजिस्टेंस के खिलाफ भी उन्होंने भी आवाज उठा के कहा कि जो लोग महिलाओं को पढ़ने नहीं देना चाहते उनको भी जो है वो ये बात समझनी होगी कि अगर महिलाएं पढ़ेंगी लिखेंगी तो ही समाज में बेहतरी आएगी, ठीक है। चलो
नेक्स्ट इज राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन सिपाही म्यूटनीज बिफोर 1857। ठीक है, जितने भी सिपाही विद्रोह हुए 1857 से पहले उनके ऊपर एक क्रिटिकल नोट लिखना था। देखो अब सीधी सी बात है, पहले तो आप रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में बता दें कि अब देखो यहां पर ना बहुत सारे बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चन 1857 के बारे में, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन मेजर सिपाही म्यूटनीज बिफोर 1857। तो आप चाहे तो एक लाइन में जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 was a widespread mutiny, but it started as a sepoy mutiny initially. Then many communities and many sections of the society jumped into the revolt and made it a nationwide revolt. But overall, originally it was a sepoy mutiny. ठीक है, और अगर ये कहें तो इसमें जो सवाल पूछा है, ठीक है, कि मेजर सिपाही म्यूटनीज बिफोर 1857, तो वो तो था ही, सिपाही म्यूटनी से राइज हुआ एक इवेंट, पर इससे पहले कौन सी हुई थी, तो आपने उन सब के बारे में यहां डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो सिपाही म्यूटनी थी, इट वाज अ लार्ज सिपाही म्यूटनी, बट इट वाज नॉट द फर्स्ट। मेनी सिपाही म्यूटनीज अकर्ड इवन बिफोर दैट, और वो डिफरेंट रीजंस की वजह से, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, रिलीजियस इंटरफेरेंस की वजह से, सर्विस हार्डशिप की वजह से, ये सब चीजों की वजह से हुई थी, और दे रिमेन्ड लोकलाइज्ड, कोई भी बहुत बड़े लेवल पर ज्यादा उभर ना सकी लाइक 1857 रिवोल्ट, बाकी बहुत हद तक लोकलाइज्ड ही थी। तो एक बार उनको क्रिटिकली एग्जामिन कर लेते हैं वो मेजर म्यूटनीज को। ठीक है, तो ये देख लो, क्रिटिकल नोट लिखना था तो इसमें देख ले वेलोर म्यूटनी सबसे पहले। तो नया ड्रेस कोड जो है वो लागू किया गया था वेल्लोर में, साउथ इंडिया में, और इट वाज ऑफेंसिव फॉर बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ठीक है, तो ये वेल्लोर म्यूटनी जब हुई तो इस समय पर जॉर्ज बेरलॉ जो है वो गवर्नर जनरल थे। नई जो वर्दियां दी गई थी वो हिंदू और मुस्लिम्स दोनों को ही पसंद नहीं आ रही थी। ठीक है, और डिस्पाइट इट्स, अब ये रिवोल्ट जो हुआ, इंटेंसिटी तो इसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं था। ठीक है, ओवरऑल क्योंकि हमें क्रिटिकली एग्जामिन भी करना है तो कोऑर्डिनेशन नहीं था, और सिविलियन सपोर्ट भी नहीं था, और जल्दी ही ये दबा भी दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बरकपुर म्यूटनी, इसमें 1824 में हुई थी। ठीक है, जब सिपाहियों ने बर्मा में जो है वो जाकर काम करने से मना कर दिया था। बरकपुर का ये विद्रोह देखो, बरकपुर ये वही जगह है जो 1857 में भी रिवोल्ट होता है। बरकपुर, बहरामपुर वो दो गांव थे जहां से मंगल पांडे और उनके साथियों ने विद्रोह किया था, लेकिन उससे पहले विद्रोह 1824 में जब सिपाहियों ने बरकपुर से बर्मा जाने से मना कर दिया था। ठीक है, क्योंकि समुद्र क्रॉस करके दूसरी जगह जाना, ये हिंदू लोगों में एक बिलीफ था कि उनका इस तरीके से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो उनके डीप फेथ बेस्ड ग्रीवेंसेस थे, जिसके चलते ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स कमजोर पड़े। ठीक है, तो अब बेसिकली उनका ये था कि अब उनका जो फेथ था वो ये कहता था कि उन्हें धर्म इस तरीके से उनका भ्रष्ट हो जाएगा अगर वो समुद्र पार करके जाएंगे। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल जो है वो सपोर्ट इसको मिला नहीं, ना ही कोई ये बड़ा कोई मूवमेंट बन सका, और इसीलिए इसका इंपैक्ट भी ज्यादा नहीं रहा, बहुत हद तक रीजनली था। नेक्स्ट असम म्यूटनी ऑफ 1824-25, हार्श कंडीशन जो एंग्लो बर्मीज वॉर के दौरान पैदा हुई थी, तो उसकी वजह से, क्योंकि जो सिपाही थे वो असम में कहीं जंगलों में, बारिश में, अलग अलग जगह रह रहे थे, और वहां पे उनको खाना, लॉजिस्टिक सप्लाई कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो इसकी वजह से ये म्यूटनी देखने को मिली थी। इसमें भी एक प्रॉब्लम थी कि क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि लैक ऑफ लीडरशिप थी और कोई यूनिटी नहीं थी जो है वो सिपाहियों के बीच में और इंडियन सिपाहियों के बीच में जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बड़ा विद्रोह कर पाते। अदर इंस्टेंसेस जैसे शोलापुर म्यूटनी और पंजाब म्यूटनी ऑफ 1849, ये भी ऐसी थी कि जिनका जो ये कह लो कि जिनका जो आप ये कह लो कि बहुत हद तक कोई वाइड स्प्रेड जो है इनका इम्पैक्ट नहीं रहा, बहुत हद तक रीजनल और लिमिटेड जो है इनका जो है इम्पैक्ट रहा। तो इसी वजह से ज्यादातर म्यूटनीज ओवरऑल अगर हम देखें कंक्लूजन में, तो वो ब्रिटिश के ऐसे रवैये की वजह से जिसमें प्रॉफिट मेकिंग ज्यादा था और बहुत कम जो है वो अपने जो सिपाही थे उनको किसी भी तरीके का ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ देना उनका कोई मकसद नहीं था। ठीक है, और इसमें ज्यादातर एक प्रॉब्लम ये रही कि ये क्यों सफल नहीं हुए, क्योंकि नेशनलिस्टिक कोई कॉन्शियसनेस नहीं थी।
ना ही कोई कोऑर्डिनेशन था, ना कोई बड़ी लीडरशिप थी इन सिपाहियों की जो अपने इस रिवोल्ट को सफल कर पाते। और लेकिन फिर भी इन छोटे छोटे सिपाही विद्रोह ने एक रास्ता जरूर तैयार किया आगे चल के एक बड़े सिपाही विद्रोह के लिए, जो आगे चल के बना रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, चल नेक्स्ट वाज राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन चार्टर एक्ट ऑफ 1830। ये क्वेश्चन था, तो क्रिटिकल नोट लिखना था चार्टर एक्ट 1813 पे। एक बार देख लें, चार्टर एक्ट 1813 एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन थी, या जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में आप ये कह सकते हैं, इसने चार्टर जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था उसे रिन्यू किया, उसको एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स मिले फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स, बट मोनोपोली रिस्ट्रिक्ट कर दी गई फॉर एंड इट वाज लिमिटेड टू टी ट्रेड, ट्रेड टू चाइना एंड ओपियम ट्रेड। ठीक है, तो ये हुआ था। तो इससे ये होता है कि ये दिखाती है चेंजिंग ब्रिटिश पॉलिसीज को, और मोनोपोली को बहुत हद तक कर्व किया गया था। ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल रिफॉर्म में एक नया एस्पेक्ट यहां से शुरू होता है। देखो, तो मेन बॉडी क्या क्या हुआ एक बार हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट थिंग वाज एंड ऑफ मोनोपोली। पहली चीज तो ट्रेड मोनोपोली जो है वो खत्म की गई, एक्सेप्ट टी ट्रेड, ट्रेड टू चाइना एंड ओपियम ट्रेड। और इससे प्राइवेट ब्रिटिश जो मर्चेंट्स थे या कंपनी ओनर्स थे, उनको एक मौका मिला कि वो इंडिया में आके ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंडियन कॉमर्स में। ठीक है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल, अब ये हो गया कि इससे ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंपनी के अफेयर्स पर ज्यादा बेहतर कंट्रोल हो पाया, और कंपनी की ऑटोनॉमी जो थी गवर्नेंस में वो बहुत हद तक खत्म हो गई। ऑल्दो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव राइट को 20 इयर्स के लिए एक्सटेंड जरूर किया गया था। ठीक है, फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल प्रोविजंस, हाँ, कंपनी को 1 लाख रुपए एनुअली एजुकेशन पर स्पेंड करने के लिए भी जो है वो इसमें प्रोविजन था कि उसको डायरेक्टिव दिया गया था कि आपको 1 लाख रुपए स्पेंड करने। और इवन क्रिश्चियन मिशनरीज को भी भारत में आके अपने रिलीजन को लोगों के बीच में प्रमोट करने का, प्रोपोगेट करने का जो है वो मौका दिया गया था इसके अंदर। ठीक है, ऑल्दो उसने कम्युनल टेंशन जरूर क्रिएट की भारत में। नेक्स्ट, ओवरऑल लिमिटेशन देखें तो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कंपनी की जो है वो वैसी की वैसी ही रही। एजुकेशनल फंडिंग जो है वो बहुत नाम मात्र दी गई, और वो पुअरली इंप्लीमेंट भी की गई। आगे चल के कंट्रोवर्सी भी हो गई एजुकेशन को लेके कि किस माध्यम के स्कूल और कॉलेज खोले जाएं, इंग्लिश हिस्टोरी इंटरेस्ट कंट्रोवर्सी। और कंक्लूजन देखें तो चार्टर एक्ट 1813 वाज अ स्टेप टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, क्योंकि ट्रेड में ओपननेस लाई गई थी पहले के मुकाबले, जहां सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड को मोनोपोलाइज करती थी। अब प्राइवेट ट्रेडर्स को भी भारत में आकर जो है वो अलाउ कर दिया गया था लाइसेंस लेकर। ठीक है, साथ ही स्टेट इन्वॉल्वमेंट एजुकेशन में पहली बार शुरू हुई, और लेकिन लिमिटेड प्रोविजन जो थे इसके ये दिखाते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉशियस अप्रोच थी ज्यादा बड़े कॉलोनियल सोशल रिफॉर्म्स लाने की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज गिव एन अकाउंट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ वॉइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। एक बार लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टेन्योर में देख लेते हैं हम। ठीक है, 3 इवेंट्स आपको बताने। देखो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉइसरॉय थे 1916 से 21, आपको बता देना इंट्रोडक्शन में। ठीक है, और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और नेशनलिस्ट अनरेस्ट देखने को मिला इस समय में, और ये बिल्कुल उस समय पर बेसिकली भारत में थे जिस समय वर्ल्ड वॉर 1 सॉरी जो है वो चल रही थी 1914 to 18, उस समय ये भारत भेजे गए थे ऐसे दौरान। और इस समय पर गांधी जी की लीडरशिप भी उभर रही थी। उस समय पर लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाज सेंट टू इंडिया एज गवर्नर। ठीक है, तो क्या क्या किया इन्होंने, इन देख लें एक बार, क्योंकि हमें 3 मेजर इवेंट्स या इंपॉर्टेंट इवेंट्स बताने उनके समय के। तो पहला क्या है, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वो इनके समय में लाई गई थी, और ये रिफॉर्म्स बेसिकली दे इंट्रोड्यूस डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल। ठीक है, और नए डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स कर दिया था, रिजर्व्ड और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स बनाए थे। ठीक है, और इससे इंडियंस को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की कोशिश की गई, पर इंडियंस ने इसे इनएडिक्वेट बताया कि भाई ये पूरे तरीके से पावर को जो है वो एक तरीके से इंडियंस के हाथ में नहीं देता, बल्कि बहुत लिमिटेड जो है उनको एक्सेस देता है। उसके अलावा रोलेट एक्ट की बात करें, रोलेट एक्ट 1919, ये तो ऐसा लॉ था जो भारत में बहुत क्रिटिसाइज किया गया, एक ब्लैक एक्ट तक करार दिया गया, और इसके खिलाफ एंटी रोलेट सत्याग्रह भी शुरू हुआ, क्योंकि ये एक तरीके से बहुत हद तक वॉर टाइम जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जो
वो सब जो है वो पीस टाइम के अंदर, वॉर खत्म होने के बाद ये लागू कर दी गई थी हिंदुस्तान के ऊपर, और किसी को भी उठा के जेल में डाला जाने लगा था। ठीक है, उसके अलावा जलियांवाला बाग मैसेकर, वो भी इनके समय पे हुआ, बहुत बड़ा इवेंट जो 13 अप्रैल 1919 को, जिसने इंडियन ओपिनियन को पूरे तरीके से बदल के रख दिया। एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स जो है वो इंक्रीज हुए, और ट्रस्ट भी ब्रिटिश प्रशासन में खत्म हुआ इसकी वजह से। ठीक है, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का टेन्योर रिफॉर्म मिक्स्ड विद रिप्रेशन था। रिप्रेशन रोलेट एक्ट की फॉर्म में, ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर की फॉर्म में, और रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो हाफ हार्टेड अप्रोच थे। ठीक है, तो लिमिटेड कंसेशंस दिए इसने, लेकिन साथ ही कॉन्ट्रडिक्शंस भी जो है वो देखने को मिली जो ब्रिटिश रूल की, और इसके साथ ही जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है वो और ज्यादा वो तेजी से आगे उभरना शुरू हो गया इस इनके टेन्योर के साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, अभी देख लेते हैं, हाँ, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर 2020। ठीक है, ये देख लेते हैं, फिर बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। एग्जामिन क्रिटिकली द बाउंड्री सेटलमेंट्स आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ये हमने वैसे एक ऐसा क्वेश्चन ना पहले कर लिया है जो 4 मार्कर में, बाउंड्री सेटलमेंट्स आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लेकिन तब हमने सिर्फ जर्मनी के एस्पेक्ट में किया था। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 हुई, और इसने पॉलिटिकल लैंडस्केप को बदल के रख दिया कॉलोनियल रीजन्स में, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, सब जगहों पर। ठीक है, और पोस्ट वॉर सेटलमेंट्स जो हुई, इस जो मेनली हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्साई से, उसने जो है वो सेंट्रल पावर्स जो उस समय पे एलाइड पावर्स के अगेंस्ट लड़े थे, उनके ऊपर बहुत हार्श जो है वो कंडीशंस इंपोज की थी। उनके जो बहुत हद तक जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी वो पूरे तरीके से बदल दिए गए थे। ठीक है, और इस ट्रीटी की वजह से, ट्रीटी ऑफ वर्साई की वजह से नई बाउंड्रीज बनी, कुछ नए देश बने, पोलैंड जैसे और चेकोस्लोवाकिया जैसे। ठीक है, तो और ये बेसिकली ये एलाइड नेशंस के या जो इंटरेस्ट पर आधारित था। इसमें बहुत हद तक अनदेखी की गई थी किस चीज की, कि क्या एथनिसिटी के लोग जो हैं वो एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं, और उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं है जो उनकी मर्जी के खिलाफ जो है इंपोज किया जा रहा हो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो इसी वजह से एथनिक रियलिटीज को इग्नोर किया गया था, लोकल एस्पिरेशंस को इग्नोर किया गया था, और नई बाउंड्रीज बना दी गई थी। तो अगर हम की फीचर्स और इंपैक्ट देखें पोस्ट वॉर बाउंड्री सेटलमेंट्स में, तो यूरोप में जो सेटलमेंट हुआ, देखो जर्मनी को टेरिटरी लॉस हुआ, एल्सेश लॉरेन दोनों फ्रांस को गया, यूपेन मेलमेडी बेल्जियम को गया था। ठीक है, और सार कोल माइंस जो है वो लीग ऑफ नेशंस के कंट्रोल में चली गई थी। पोलिश कॉरिडोर बना दिया गया था, जर्मनी को ये सारे लॉस हुए। ठीक है, उसके अलावा ऑस्ट्रिया हंगरी पूरे तरीके से डिसरप्ट कर दिया गया था। नए देश उसमें से बने थे, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और हंगरी। माइनॉरिटी इश्यूज और इकोनॉमिक चैलेंजेस वहां पे देखने को मिले। बहुत सारी जगहों पर इस तरीके का एथनिक डिवीजन हो गया कि बहुत जगहों पे माइनॉरिटीज के राइट जो है वो बिल्कुल सेक्रीफाइस होते चले गए। मिडिल ईस्ट और कॉलोनियल सेटलमेंट्स, मिडिल ईस्ट में ऑटोमन एम्पायर पूरे तरीके से उसे पार्टीशन कर दिया गया। ठीक है, ब्रिटेन को इराक और फिलिस्तीन के रीजन मिले, वहीं फ्रांस को सीरिया और लेबनान के। लोकल नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस पूरे तरीके से इग्नोर कर दी गई थी। और कॉलोनियल और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, इसमें इट मैंडेट, इसके जो मैंडेट थे खासतौर पे जो ट्रीटी ऑफ वर्साई के, उसने यूरोपियन स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक गोल्स को आगे बढ़ाया। बेसिकली सिलेक्टिव एप्लीकेशन किया गया था इसका ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब लोगों को उनके हक नहीं मिले, लोगों को जो चाहिए था एस्पिरेशन थी वो नहीं हुई। और मिडिल ईस्ट में भी वैसे ही कुछ देखने को मिला जैसा हमें यूरोप में देखने को मिला था। ओवरऑल क्रिटिकल असेसमेंट देखें तो सेटलमेंट्स पनिटिव थे, हारे हुए पक्ष के ऊपर ही सारी पनिशमेंट्स ला दी गई थी, और दे वर एक्सटर्नली इम्पोज्ड विदाउट देयर कंसेंसस, मतलब उनसे कुछ नहीं पूछा गया कि भाई आपसे, उनके ऊपर बस सीधा लाद दी गई थी वो सारी चीजें। ठीक है, और जो डिफीट जो उन्होंने फेस की थी उसकी वजह से विक्टोरियस अलायंस ने उनके ऊपर ही सारी रिस्ट्रिक्शंस डाल दी। जर्मनी को पूरे तरीके से ह्यूमिलेट किया गया था, उसके बहुत सारे रीजन्स छीने गए थे और उसके ऊपर सारी वॉर इंडेमनिटी लगाई थी। ऑस्ट्रिया हंगरी के सक्सेसर स्टेट्स जो हैं वो उनके अंदर इंटरनल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली। मिडल ईस्टर्न मैंडेट्स प्रोवोक नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, और फिर वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे नेशनलिस्ट मूवमेंट अलग अलग देश बनाने के लिए उभरे।
ठीक है। और इस टेंशंस की वजह से और भी फ्यूचर कन्फ्लिक्ट देखने को मिले और जिसका नतीजा था आगे चल के सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो बाउंड्री सेटलमेंट जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो किए गए थे यूरोप और मिडिल ईस्ट में, इसने नए देशों को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित किया जो बने, और इसकी वजह से वही जो एक्सटर्नल जो उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लाद दी गई थी उसकी वजह से बहुत सारे एथनिक, कल्चरल और पॉलिटिकल रियलिटीज सामने आई, ठीक है। और इसने यूरोप की स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को ज्यादा दिखाया, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप ने अपने सारे इंटरेस्ट जो है वो इंपोज कर दिए थे, बजाय कि लोकल इंटरेस्ट के या लोकल एथनिक जो एस्पिरेशंस है उनको ध्यान में रखते कि कोई चीज जो की जानी चाहिए थी उन सबको इग्नोर किया गया, ठीक है। तो इसने पूरी 20th सेंचुरी की ग्लोबल पॉलिटिक्स को ही बदल के रख दिया इस बाउंड्री सेटलमेंट ने, ठीक है जी। तो ये आप अपने कंक्लूजन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो अगला पार्ट होगा उसके अंदर हम 2021, 23 और 24 के जो PYQs जो हिस्ट्री के पूछे गए थे वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद।